तो दोस्तों कल 3 दिसंबर थी और जो विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट आ गया। हालांकि रिजल्ट कल 4 राज्यों का ही आया था। वो थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो परिणाम रहा उसमें ऐसा हुआ कि जो इसमें से 3 मेजर राज्य थे, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिल गया। और जो चौथा राज्य है तेलंगाना के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस ने अपनी बची कुची इज्जत बचा ली, यानी कि वहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। ठीक है, अगर अपन तेलंगाना की बात करते हो, तेलंगाना में लगभग 119 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत अर्जित की है। तो वो बहुमत से थोड़ा सा ऊपर है। अब वहां पर कांग्रेस की सरकार है। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में से अब कांग्रेस की सरकार गायब हो गई, छत्तीसगढ़ में से गायब हो गई, अब बची कुछ एक दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची और ये हर कहीं से गायब हो गई। कैसे ना कैसे करके कर्नाटक के बाद में अब सिर्फ तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बची है। वो कब तक रहेगी पता नहीं। खैर, अब जो परिणाम आए वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे कि हम लोगों को यह आशा थी कि राजस्थान के अंदर तो कम से कम पार्टी बदल जाएगी, यानी कि कांग्रेस नहीं जीतेगी। मध्य प्रदेश में लोग बोल रहे थे कि सब 50-50 का चांसेज है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। सारे जो एनालिस्ट करने वाले हैं या जितने भी एग्जिट पोल है वह मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बता रहे थे और राजस्थान में भी कांटे की टक्कर बता रहे थे। कुछ एग्जिट पोल थे जिन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और छत्तीसगढ़ के लिए हर कोई बोल रहा था कि उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मगर जैसे ही कल परिणाम आना चालू हुए, जैसे रुझान चालू हुए, मेरे हिसाब से कांग्रेस के जितने भी 3 राज्यों के अंदर जो ऑफिसेज थे उन सब के अंदर जो उनके कार्यालय थे सब में सन्नाटा आ गया। क्योंकि शुरू से ही बीजेपी ने रुझानों में जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें पकड़ बना के रखी और कांग्रेस एक बार के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर वह आगे थी। उसके बाद में वहां पर भी कांग्रेस लगातार पीछे होती चली गई और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो इनको मौका मिला ही नहीं। तो दोस्तों परिणाम कुछ इस तरह से है कि बीजेपी ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सरकार बनाई। तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने 1 सीट से 8 सीटों पर पहुंच गए, मतलब 7 सीटों का प्रॉफिट हो गया। तेलंगाना में पहले केसीआर की सरकार थी, जो अब तीसरी बार रिपीट नहीं हो पाएगी। वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। दूसरा जो मिजोरम में चुनाव था वहां पर ZPM करके एक पार्टी है, उसको पूर्ण बहुमत मिल गया। अब जो बीजेपी ने जो जीती है, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में तेलंगाना में कौन सीएम बनेगा वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मगर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हम सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। तो जब तक मुझे लगता है जो अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर हारे, उसका मेन कारण अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो कि बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि तुष्टिकरण की नीति थी। उन्होंने हमेशा राजस्थान के अंदर तुष्टिकरण की नीति अपनाई। वह एक समुदाय विशेष को हमेशा लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहते हैं और दूसरों के लिए वो ध्यान नहीं देते। यह बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। तो इससे, और फिर राजस्थान का तो व्यवहार भी ऐसा ही है, उसका तो क्या बोलते हैं, मिजाज ही ऐसा है कि एक बार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की और एक बार बीजेपी की। तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत साहब, और उससे पहले वसुंधरा राजे थी। तो अब चेंज होकर बीजेपी आ गए। तो अब अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो सीएम फेस किसको बनाएंगे, खैर हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत ने अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि सीएम की कुर्सी, मगर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ दी। तो शायद हो सकता है यह बात कुर्सी ने सुन ली हो और कुर्सी ने अब कहा है अशोक गहलोत जी को कि साहब आप मेरी तरफ से पूर्ण आजाद हो, अब आप कुर्सी पर मत बैठिए और आप आराम कीजिए। और जो सीएम की कुर्सी है, उन्होंने अशोक गहलोत जी को 5 साल के लिए कम से कम आराम दे दिया कि अब आप आराम कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि 5 साल के बाद में अशोक गहलोत जी वापस शायद सीएम पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत जी को सीएम की कुर्सी ने जिंदगी भर के लिए आराम दे दिया है। अब उस सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन? काफ़ी सारे नाम है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है, दिया कुमारी है, मगर जो मैं पर्सनली जो मुझे लगता है कि जो चौंकाने वाला नाम आएगा वह आएगा बालकनाथ का। जी हाँ दोस्तों, बालकनाथ अलवर से पहले सांसद थे और अब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है और वह बहुत अच्छे वोटों से जीत भी गए। तो बालकनाथ के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बालकनाथ एक योगी है, ठीक है, उनका कोई घर परिवार नहीं है, वह मठ में रहते हैं
और उन्हीं का वो जो मठ में रहने वाले ही उनका परिवार है। अब वह जब सांसद थे तो उनका पूरा इलाका अब उनका परिवार हो गया। अब मैं बालकनाथ जी के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि उनको सीएम बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने भारत का कुछ इतिहास भी देखेंगे तो आप लेटेस्ट देखोगे तो यूपी के अंदर हमारे जो योगी जी हैं, तो वो तो उनको तो सभी जानते हैं क्योंकि वो यूपी में कैसी सरकार चला रहे हैं। दूसरा, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की भी बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी भी मेरी नज़रों में एक योगी ही है। योगी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी की शादी हुई थी मगर उन्होंने कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं रहे, वह अलग ही रहते थे। उन्होंने काफ़ी तपस्याएं भी की है। वह बहुत सारा समय उन्होंने मंदिरों में, पहाड़ों में, कैलाश पर्वत पर, केदारनाथ के वहाँ पर समय गुजारा है। अब अगर आप एनालाइज करोगे तो नरेंद्र मोदी, खैर हमारे जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भारत देश के लिए काम किए, मगर नरेंद्र मोदी ने जो भारत देश के लिए काम किया, जो उनके पास विजन है, वह बहुत कम प्रधानमंत्रियों में देखने को मिलता है। और आज सबको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो अस्तित्व, जो गौरव बढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी का उनमें बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना उनको, ठीक है। उनको ये चिंता नहीं है कि साहब मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मेरे परिवार को लिए कर दूं, या मेरे बेटे को मैं वो बना दूं, मेरे भाई को मैं ये बना दूं। वह इन चीज़ों से बहुत दूर है। इसलिए मुझे लगता है कि वह निष्पक्ष रूप से, मतलब कि एक राजा की, प्रॉपर राजा की तरह देखिए, राजनीति करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। और राजनीति में जब आप किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको राजधर्म निभाना होता है, ठीक। अब कई लोग कहते हैं कि साहब इसने हमारे समाज के लिए, उसने मेरे समाज के लिए। देखिए, समाज के लिए राजनीति करते हो आप, वो एक अलग चीज़ है, छोटे लेवल पर ये तक ठीक है, मगर जब आप कहीं पर पार्षद बन जाते हो तो वहां पर फिर आप समाज के पार्षद नहीं होते हो, ठीक है। फिर आप उसमें राज, जो आपका धर्म है, उसमें आप पहुंच जाते हो। कहीं पे पार्षद बनते हो, कहीं पे विधायक बनते हो, सीएम बनते हो, ठीक है, या प्रधानमंत्री बनते हो, तो वहां पर फिर आप एक राजा की तरह ट्रीट करते हो। और फिर वहां पर आपका राजधर्म आपके ऊपर आता है कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, राजधर्म का मतलब कि आपके नीचे जितने भी प्रजा है, जितने भी आदमी है, आप उनको एक ही नज़रों से देखोगे। मतलब आपके लिए वह सब बराबर है, भले वह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से आता हो। यह राजधर्म है। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने जो यह राजधर्म में बहुत अच्छी तरह से निभाया है, वह सबके लिए बराबर है। अगर उनकी जितनी भी योजना है वह सबको बराबर तरीके से बांटी गई है। उन्होंने वहां पर कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की कि इस संप्रदाय को ज़्यादा देना है और इस संप्रदाय को कम देना है। ऐसे ही अगर योगी जी की भी बात करें हम, तो यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, तो उन्होंने भी सबके लिए एक ही कानून है। अगर कोई गुंडा बदमाश है तो उनका एक ही तरीके से उन्होंने इलाज किया है, सबकी बांसुरियां उन्होंने एक तरीके से ही बजाई है, ठीक है। यूपी को जो उन्होंने गुंडागर्दी से मुक्त किया है, या जो नियम सबके लिए है, वह एक जो नियम बनाया वह सबके लिए ही बराबर मात्रा में अप्लाई करते हैं। मतलब उनको वह मानने पड़ते हैं। किसी ऐसा नहीं है कि एक संप्रदाय के लिए तो ये नियम है और दूसरे संप्रदाय के लिए ये नियम है, वह बराबर का करते हैं। अब जो राजस्थान में हमने पिछले दिनों में देखा कि जो तुष्टीकरण की नीति हुई, या जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और कई बार राजस्थान के अंदर काफ़ी माहौल खराब भी हो गया था। तो मेरे हिसाब से जो बालकनाथ जी हैं उनको सीएम इसलिए बनना चाहिए क्योंकि वह एक योगी हैं, ठीक है। तो अगर योगी जब राजधर्म अपनाएगा तो वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। मैं, भले कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई और भी सरकार हो, अगर कोई भी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है कि जब आप अपने आप को एक राजा की कैटेगरी में रहते हो, तो आपको राजधर्म अपनाना चाहिए वहां पर। यही आपका सच्चा काम है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि साहब मैं तो अब राजा बन गया तो मैं तो मेरे समाज वालों का ही हित करूंगा, ये करूंगा, तो वो गलत है। राजधर्म ये नहीं कहता। राजधर्म सबको समानता से देखने का अधिकार देता है आपको, और उनको साथ सबसे समानता से ट्रीट करने का अधिकार भी देता है आपको, और आपको सबके साथ समानता से ट्रीट करना ही चाहिए। यही राजधर्म है। तो अगर बालकनाथ जी राजस्थान के सीएम बनते हैं, तो जब तक मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर अब 5 साल की सरकार बन गई, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है राजस्थान के अंदर, तो अगर वह अगले 5 साल में बीजेपी की सरकार राजस्थान में दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, तो इनको बालकनाथ जी को ही सीएम बनाना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर राजस्थान में बीजेपी हार जाती तो भी
राजस्थान की पूरी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ही सारी सीटें जानी थी पिछले 2 बार की तरह। तो मैं उसका ये फायदा नहीं कहूंगा। लोग ये कहेंगे कि साहब ठीक है, हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो गया सीएम के चुनाव, विधानसभा के चुनाव जीतने से लोकसभा में, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा सारी विरोधी पार्टियों का। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा लोकसभा के अंदर। दूसरा, अगर ये अपने बालकनाथ जी को सीएम बना देते तो बालकनाथ जी एक योगी हैं, वह अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे सबको। और मैं कहता हूं कि जो भी कोई भी असामाजिक तत्व समाज के अंदर, राज्य के अंदर, शहरों के अंदर कोई भी अगर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ एक ही तरीके से सलूक होना चाहिए। तो जब तक मुझे लगता है राजस्थान के अंदर सरप्राइज पैकेज आएगा और बालकनाथ जी को सीएम बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? वैसे इस समय 3 राज्यों में सिर्फ भगवा ही भगवा हो रहा है। तो जय हिंद, जय श्री राम।